नमस्कार। तर्कस कार्यक्रम के इस भाग में हम आप पत्र लेखन के दो महत्वपूर्ण पत्रों पर और चर्चा करेंगे। एक कार्यालय ज्ञाप और दूसरा कार्यालय आदेश। और इस पत्र को भी हम उसी तरह पढ़ेंगे जैसे हमने पहले और सारे पत्रों का अध्ययन किया है। तो एक क्रम से हम आप शुरू करते हैं कि कार्यालय ज्ञाप क्या है और कार्यालय आदेश क्या है। इन दोनों पत्रों को साथ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी प्रश्न में इन दोनों के बीच अंतर या समानता भी पूछ ली जाती है। तो मुझे लगा कि अगर इन दोनों को साथ पढ़ लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और दोनों में पर्टिकुलर क्या कैरेक्टर रहे उनका ये क्लियर रहेगा। तो आइए इसमें से हम आप दोनों पत्रों को शुरू करते हैं। जो हमारा आपका पहला पत्र है वो कार्यालय आदेश है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ एक शब्द पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि दोनों में कार्यालय शब्द लगा है। इसमें भी कार्यालय शब्द लगा है और इसमें भी कार्यालय शब्द लगा। यहाँ कार्यालय का सामान्य संदर्भ जो है वह सरकार के किसी दफ्तर से है, जिसे हम आप सरकारी ऑफिस या गवर्नमेंट की ऑफिस या सरकारी दफ्तर कहते हैं। इसमें प्राइवेट क्षेत्र के कार्यालय नहीं शामिल है। यदि वह भी ऐसा कोई व्यवहार करते हो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे आपके सिलेबस के हिसाब से सरकार के कार्यालय के भीतर जो कुछ व्यवहार होता है यहाँ पर कार्यालय का वही संदर्भ है। तो इसका मतलब एक सीधा सा हुआ कि ये दोनों पत्र सरकार के किसी न किसी कार्यालय से जुड़े हुए हैं। आप जरा अपने को रिमाइंड करिए तो अभी तक हमने पद पढ़ा था, पदाधिकारी पढ़ा था। शासकीय पत्र का उद्गम हमने कहा था पद से होगा और अर्ध शासकीय पत्र का उद्गम हमने कहा था कि पदाधिकारी के स्तर से होगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों पत्रों का उद्गम वो कार्यालय के ही स्तर से होगा। अब कार्यालय में कहाँ से होगा ये दोनों में अलग अलग है, इसके संबंध में हम आप चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आदेश में देखते हैं कि आदेश का उद्गम कहाँ से होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक चीज तो ये तय हो गई कि आदेश का उद्गम कार्यालय से होगा, लेकिन कार्यालय में कहाँ से होगा, आदेश कौन दे सकता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस कार्यालय का जो शीर्ष अधिकारी होगा, ठीक है, वही वास्तव में आदेश देने के लिए पात्र होगा, जो उस कार्यालय का शीर्ष अधिकारी होगा। अब यहाँ ध्यान रखिए कि एक कार्यालय में शीर्ष अधिकारी कई हो सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वहां पर समीक्षा अधिकारी का एक पद है। तो उस पद के सापेक्षिक शीर्ष अधिकारी कौन होंगे? अनुभाग अधिकारी भी शीर्ष हो सकता है, उप सचिव भी हो सकता है, अनुसचिव भी हो सकता है, सचिव भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकते हैं और वो सब उसके संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि कार्यालय आदेश का उद्गम कार्यालय के स्तर से होगा, लेकिन कार्यालय में सदैव जो शीर्ष अधिकारी होंगे वही इस आदेश को जारी करेंगे। अब दूसरी बात कि इसका गंतव्य कहाँ होगा, इसका गंतव्य वो कहाँ होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका गंतव्य वो सदैव उसी कार्यालय में होगा। यहां ध्यान रखिएगा कि इसकी एक बाध्यता है इस पत्र की कि यह जिस कार्यालय से जारी होगा उसी कार्यालय के कर्मचारियों पर प्रभावी होगा या किसी अन्य कार्यालय के कर्मचारियों पर प्रभावी नहीं होगा। जैसे अगर पुलिस विभाग का कोई आदेश निकले तो यह राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर प्रभावी नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से लोक निर्माण विभाग का अगर कोई आदेश निकले तो वह पुलिस विभाग पर प्रभावी नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे डीजीपी कार्यालय वो लखनऊ में है, पुलिस कप्तान का हर जनपद में कार्यालय है। तो अगर पुलिस कप्तान के स्तर से कोई आदेश निकले तो वह जनपद के सभी कर्मचारियों पर प्रभावी होगा। लेकिन अगर डीजीपी के स्तर से कोई आदेश निकलता है, कोई सामान्य आदेश, तो वह पूरे प्रदेश में जितने पुलिस कार्यालय हैं सबके कर्मचारियों पर जिनका उल्लेख किया गया हो, जिसके लिए वह आदेश निर्गत किया गया हो, उन सब पर वह समान रूप से प्रभावी होगा। तो कार्यालय का यहाँ मेरा सेंस केवल एक कैंपस नहीं कि एक बिल्डिंग के भीतर रहने वाले लोग। कार्यालय का मतलब है उस विभाग से जुड़े हुए कार्यालय, जो शीर्ष अधिकारी उस आदेश को जारी करता हो उसके क्षेत्राधिकार में जितने कार्यालय और कर्मचारी आते हों उन पर इनका प्रभाव क्षेत्र होगा।
तो जाहिर सी बात है कि गंतव्य भी इसका कार्यालय में ही होगा, लेकिन कार्यालय में कहाँ होगा, वह अधीनस्थ अधिकारियों पर होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे और इसी के साथ जो अधीनस्थ कर्मचारी होंगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि इनका जो प्रभाव क्षेत्र होगा, जो इनका गंतव्य होगा, जहां पर यह लागू होंगे, वह सदैव कहाँ होंगे, उसी कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों पर या कर्मचारियों पर। तो ये बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए कि कार्यालय आदेश का उद्गम सदैव किसी शासकीय कार्यालय से होगा और उस कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों द्वारा वह निर्गत किया जाएगा। उसका गंतव्य भी सदैव उसी कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद जब इसका हम संचालन पढ़ते हैं कि यह कहाँ जाएगा और इसके संचालन का डायमेंशन क्या होगा, तो यह शीर्ष अधिकारियों से अधीनस्थ के लिए जारी किया जाएगा। तो शीर्ष अधिकारी ऊपर होंगे और अधीनस्थ अधिकारी नीचे होंगे। तो यह सदैव ऊपर से नीचे के लिए ही जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए कि यह सदैव ऊपर से जारी होगा और कहाँ के लिए जारी होगा, नीचे के। ये तीर के निशान से आप समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे के लिए जारी होगा। यह नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा, यह पैरेलल स्तर पर कभी नहीं जाएगा। अर्थात समकक्ष अधिकारी एक दूसरे के लिए आदेश जारी नहीं करेंगे या कोई अधीनस्थ अपने वरिष्ठ के लिए आदेश जारी नहीं करेगा। हमेशा वरिष्ठ पदाधिकारी जो होंगे वही अपने कनिष्ठ के लिए या अधीनस्थ अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए आदेश निर्गत करें। तो ये कैसा होगा, सदैव एक आयामी होगा। इसका जो संचालन होगा वह कैसा होगा, एक आयामी होगा। तो ये बात हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अगला जो महत्वपूर्ण विषय है कि इसकी जो विषय वस्तु होगी उसमें क्या हो सकता है, इसका टॉपिक क्या होगा इस पत्र का। तो जाहिर सी बात है कि कार्यालय से जुड़े कामकाज जो उस कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा किए जाने के लिए अधिकृत हों, व्यवहृत हों, उनकी सेवा नियमावली से जुड़े हों, ऐसे ही कार्य उनकी विषय वस्तु से जुड़े होंगे। अब एक कर्मचारी से किसी कार्यालय के संदर्भ में क्या क्या बातें जुड़ी हो सकती हैं, आप ध्यान रखिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय हो सकता है अनुशासन। तो ये हो सकता है उनकी सेवा शर्तों से कोई बात हो, तो ये इसके संबंध में हो सकती है कि उनकी सेवा शर्तों से कोई बात हो, अनुशासन से कोई बात हो सकता है कि उनका प्रमोशन कहीं हो, तो इससे हो सकता है उनका ट्रांसफर कहीं हो रहा हो, तो स्थानांतरण से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है। हो सकता है कहीं पर उनका डिमोशन किया जा रहा हो तो उनकी अवनति हो, इससे जुड़ी हुई बात हो सकती है। या हो सकता है किसी भी प्रकार के अवकाश के संदर्भ में हो, सीएल हो, ईएल हो, मेडिकल लीव हो, ऐसे से हो सकती है। हो सकता है कि कहीं पर वह गैर हाजिर हो, तो इस संबंध में हो सकती है। यानी मोटे तौर पर इसका विषय किससे जुड़ा हुआ होता है, तो एक कार्यालय के भीतर एक कर्मचारी के लिए जो नियम शर्तें प्रभावी हैं और जो उसका दायित्व है, यह उसी से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज अनुशासन है, उसके सेवा शर्तों से जुड़ी कोई विषय वस्तु हो, उसकी पदोन्नति या प्रमोशन से जुड़ी हुई कोई बात हो, उसके ट्रांसफर या स्थानांतरण संबंधी कोई बात हो, उसका डिमोशन या अवनति किया जाए, या अवकाश व किसी प्रकार का लिया हो, या कार्यालय से वह गैर हाजिर हो, या अपने कार्य में लापरवाही बरते। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे उस कर्मचारी की संबद्धता होगी, उसके संबंध में आदेश निर्गत किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है कि इसकी विषय वस्तु क्या होगी, वो इस तरीके की होगी। तीसरी चीज की जब इसकी हम भाषा की बात करते हैं और इसके शैली की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इस पत्र की भाषा, यह आदेश है, तो आदेश सदैव कैसे दिया जाएगा, आदेशात्मक भाषा में दिया जाएगा। अर्थात जो शब्द कृपया है, कष्ट करें हैं, आग्रह है, अपेक्षा है, निवेदन है, इस भाषा में तो कोई आदेश दिया नहीं जाता है। आप स्पष्ट रूप से अपने व्यवहारिक जीवन में भी जानते हैं कि अगर हम किसी से कहें कि कृपया आप इस काम को करें, तो इसका मतलब हमसे आदेश नहीं दे रहे हैं। आदेश की भाषा क्या होगी कि इसको तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर भाषा ऑर्डर की है, आदेशात्मक है। तो इसकी जो भाषा होगी वह सदैव कैसी होगी,
सीधे सीधे इसकी भाषा आदेशात्मक होगी, आर्डर वाली होगी। जब भी कोई आदेश लिखा जाएगा और भाषा आदेशात्मक होगी, शीर्ष अधिकारी अपने अधीनस्थ के लिए देगा, तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि उसकी शैली कैसी होगी। सदैव उत्तम पुरुष की ही शैली में वह पत्र लिखा जाएगा। तो उसकी जो शैली होगी, यहाँ पर हमने भाषा लिख दिया, यहाँ पर शैली लिख देते हैं। तो भाषा इसकी कैसी होगी, आदेशात्मक होगी। शैली कैसी होगी, सदैव उत्तम पुरुष की होगी। और उत्तम पुरुष की शैली मैंने आपको बताया था, जब भी लिखी जाएगी तो सदैव एक वचन के ही रूप में लिखी जाएगी। कहीं पर भी कृपया, कष्ट करे, आग्रह, इस तरीके के शब्द बिल्कुल भी नहीं होंगे। सीधा सीधा पत्र में लिखा जाएगा कि श्री काका गा को आदेशित किया जाता है कि, या इस तरीके की अन्य कोई लैंग्वेज लिखी जाएगी जिससे पता चले कि वह सीधा सीधा आदेश है। तो यहाँ पर आप साथ ही एक बात ये ध्यान रखेंगे कि इसकी भाषा आदेशात्मक होगी, शैली उत्तम पुरुष और एक वचन के रूप में ही यह लिखा जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, हम इस कॉलम में आपको बता रहे हैं कि इससे जुड़ी हुई एक दो महत्वपूर्ण बात और है। जैसे जब भी आदेश लिखा जाएगा तो सदैव वह उसी कार्यालय के भीतर लिखा जाता है। इसलिए जैसे आपने शासकीय अर्धशासकीय पत्र में संबोधन शब्द देखा था, तो कार्यालय आदेश में किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं होगा। सीधी सी बात है कि कार्यालय आदेश में किसी भी प्रकार का संबोधन सूचक कोई भी शब्द नहीं होगा। और ठीक इसी प्रकार से जैसे आपने अर्धशासकीय पत्र में देखा था, तो वहां हमने सम्मान सहित, ससम्मान, आदर सहित ऐसा कोई शब्द लिखा था। तो यहां न तो कोई संबोधन सूचक शब्द होगा और न तो कोई समापन सूचक शब्द होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर क्लियर जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, इसमें दो तीन और टेक्निकल बातें हैं, उनको भी हम आप समझते हैं कि आदेश की प्रभावशीलता के संबंध में, उसकी वैधता के संबंध में वो दो तीन बातें डिस्कस करने लायक है। मैंने आपके नोट्स में भी लिखा है, लेकिन एक बार यहां पर हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे विषय वस्तु की बात आती है, ठीक है, तो विषय वस्तु में क्या क्या चीजें टेक्निकल है, जरा आप उसको समझिए कि विषय वस्तु के रूप में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपके सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ ना हो। मैंने आपको बताया था कि जब कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्त होता है तो जिस पद पर वह नियुक्त होता है उस पद के सापेक्षिक एक सेवा नियमावली बनी होती है, जिसे हम आप क्या कहते हैं, संगत सेवा नियमावली। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति वही कार्य करने के लिए अधिकृत है उस पद पर रहते हुए जो उसकी सेवा नियमावली से जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आप समीक्षा अधिकारी हैं, अब उस कार्यालय में जो फाइलें हैं उनकी फाइलिंग का काम, फाइलों को धोने का काम, पानी पिलाने का काम, कार्यालय की साफ सफाई करने का काम, ये आपका दायित्व तो नहीं है। ये किसका दायित्व तो है? इस कार्य के लिए वहां पर अनुसेवक नामक एक पदाधिकारी नियुक्त है 4th क्लास का, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता है जो आपकी सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ ना हो। तो यहां ध्यान रखिए कि किसी भी कर्मचारी के लिए हम किसी ऐसे सब्जेक्ट पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं जो उसकी सेवा शर्तों से इतर हो। ठीक है, इतर हो या भिन्न हो। तो यहां ध्यान रखिएगा। तो पहला बंधन इसका ये हो गया। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी से जो चाहे वो मनमाना कार्य कराए, ऐसा नहीं है। सरकार ने छोटे कर्मचारी की भी एक सेवा शर्त तय कर दी है, तो बड़ा अधिकारी केवल ये देखे, वरिष्ठ अधिकारी, कि सेवा शर्तों के अनुरूप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेवा शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो उस संबंध में आदेश जारी होगा, लेकिन सेवा शर्तों की परिक्षेत्र से बाहर जाकर किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं होगा। तो पहली महत्वपूर्ण बात कि सेवा शर्तों से इतर या भिन्न वो किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं होगा। तो एक चीज ये, ऐसा कोई कर्मचारी जिसके लिए सेवा शर्तों से इतर कोई आदेश आपने जारी कर दिया हो, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिए कि वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर आप सेवा शर्त से इतर जाकर कोई आदेश जारी करें, गवर्नमेंट ने उस पद के संबंध में कोई पॉलिसी बनाई है, अब कोई वरिष्ठ अधिकारी ये चाहे कि हम कनिष्ठ को दबा लें, मनमानी कर लें, उससे हम कोई उल्टे सीधे आदेश जारी कर दें, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति उस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
वह लिखित तौर पर उसका स्पष्टीकरण देते हुए उस आदेश को मानने से विनम्रता पूर्वक शब्द जरूरी है, इनकार कर सकता है। ये उस पर प्रभावी नहीं है। अब क्यों? इसमें विनम्रता की जरूरत क्यों है और उल्लंघन क्यों नहीं कर सकता है? इसमें भी एक टेक्निकलिटी है। जब कोई आदेश जारी होगा, ठीक है, तो हमेशा इस आदेश का वो पालन आपके लिए अनिवार्य होगा। ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी कोई आदेश जारी होगा तो उस आदेश का पालन आपके लिए ऐच्छिक नहीं होगा, अनिवार्य होगा। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। ऑर्डर आ गया तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो सीधी सी बात है कि उल्लंघन आप कर नहीं सकते हैं। यदि आप उल्लंघन करेंगे तो अनुशासन का पहलू प्रभावित होगा और आपकी अनुशासनहीनता मानी जाएगी। तो यदि आप उल्लंघन करेंगे तो इसके लिए दंड दिया जाएगा। तो सीधे सीधे कहा जाता है कि कार्यालय आदेश का पालन अनिवार्यतः करना है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यदि उल्लंघन किया जाएगा तो वह दंडनीय होगा। अब सपोज दैट, एक व्यवहारिक बात, कि अगर कोई ऐसा आदेश जारी हो गया जिसको आप पूरा करने में असमर्थ हैं, मान लीजिए उचित है, लेकिन कोई आदेश जारी हो गया कि आप उसको पूरा करने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई महिला कर्मचारी है और वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में एक आदेश जारी हो गया कि उसे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाके ड्यूटी करनी है, जबकि वो आने जाने में असमर्थ है। तब ऐसी दशा में वो क्या करे? अगर वो नहीं जाती है तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी, दंडात्मक कार्यवाही हो जाएगी। और अगर वो जाती है तो उसे फिजिकल दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यवहारिक तौर पर वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह सकते हैं कि सर, इसको इस तरह से मैनेज कर लिया जाए तो मुझे थोड़ी सुविधा हो जाए, या मुझे यहीं पर कोई काम दे दिया जाए तो मैं उसका। तो ये कहने का आशय ये है कि ये वरिष्ठ अधिकारी पर निर्भर है कि वो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, कर्मचारियों की स्थिति देखते हुए वो आदेश जारी करे। तो ऐसे में एक बीच का रास्ता आप वहां पर तय कर सकते हैं, लेकिन आप पालन से अपने मन से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप अगर गैर हाजिर हो जाती हैं, ठीक है, किसी भी आदेश के संबंध में आपको आदेश किया गया कि दिनांक 10 तारीख को प्रातः 9 बजे आप वहां रिपोर्ट करें, और आप 10 को प्रातः वहां पहुंच ही नहीं रहे, आप शाम को पहुंच रहे हैं, शाम को 5 बजे आप पहुंच रहे हैं, तब ये मान लिया जाएगा कि आप 8 घंटे विलंब से आए हैं। और उस 8 घंटे विलंब से आने के कारण आपको कारण बताओ नोटिस दिया जारी किया जा सकता है, स्पष्टीकरण लिया जा सकता है, या अगर अधिकारी असंतुष्ट हो तो ऐसी दशा में वह आपको दंडित भी कर सकता है, विभागीय कार्यवाही भी कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदेश का पालन अनिवार्य है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसकी प्रकृति जो है वह दंडनीय है। तो इसलिए आप इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेवा शर्तों से भिन्न कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। यदि जारी कर दिया गया तो विनम्रता पूर्वक आप उसको मना कर सकते हैं। अगर कोई अधिकारी नहीं मानता है तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है। अगर कोई अधिकारी आपके लिए आदेश जारी किया है और आप मानते हैं कि वह आपकी सेवा शर्तों से भिन्न है, आपको परेशान करने के लिए किसी पूर्वाग्रह के कारण सेवा शर्तों से इतर जाकर, या ये भी संभव है कि जैसे कार्यालय में 10 कर्मचारी काम करते हैं और बार बार एक ही कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाती है, अन्य की नहीं लगाई जाती है, तो यहाँ पर जो समानता का सिद्धांत है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो यदि ऐसा कोई कारण हो कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो, सेवा शर्तों से इतर कोई आदेश जारी कर दिया गया हो, या ऐसा कोई आदेश जारी कर दिया गया हो जिससे मानवीय गरिमा को क्षति पहुंचती हो, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान इस बात के अधिकार हमको देता है कि हमारी गरिमा को क्षति पहुंचाने वाला कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया जा सकता है। तो यदि आपकी गरिमा को उस आदेश से क्षति पहुंचती हो, तब इन आधारों पर आप उसे न्यायिक चुनौती भी दे सकते हैं, यानी कोर्ट में आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि सामान्य तौर पर जो कार्यालय आदेश हैं, इन्हें आप जुडिशियरी में, न्यायपालिका के भीतर वो न्यायिक वाद का विषय नहीं बना सकते। यानी न्यायिक वाद का विषय पहली कंडीशन में सामान्य तौर पर नहीं बना सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई, जिसमें एक शब्द है असमानतापूर्ण, ठीक है, यदि असमानतापूर्ण आदेश हो, पहली बात, यदि आपकी गरिमा को ये नष्ट करने वाला हो, क्षति पहुंचाने वाला हो, ऐसी स्थिति है, या ये सेवा शर्तों से इतर हो,
यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ आधार ऐसे हैं जिस पर आप ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, यानी सामान्य तौर पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ आधार हैं चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज करने का भी एक प्रॉपर रूट है, उस आधार पर आप चैलेंज करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप अपने उच्चाधिकारी को लिखित तौर पर अवगत कराएंगे। वो कुछ न कुछ जवाब देगा या नहीं देगा, दो ही स्थिति है, या तो वो आपकी बात सुनेगा या हो सकता है उस पर कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करे। तो आप 2 दिन 10 दिन इंतजार करने के बाद आप फिर उसके ऊपर अवगत कराएंगे। मान लीजिए वहां से भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या वो मानने से इनकार करता है, कुछ तो करेगा, जो भी वो करेगा। उसके बाद जब आप अंतिम सीढ़ी तक उसको अवगत करा देंगे और उस कार्यालय का जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होगा, यानी जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, जब वहां से भी आपको कोई समर्थन ना मिले, निराशा मिले, तब आप कोर्ट जाएंगे। यानी आप सीधे कोर्ट नहीं जाएंगे कि आपको आदेश मिला और ये आधार आपने देखा और सीधे आप वकील के पास पहुंच गए और कोर्ट पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसे कोर्ट जाएंगे तो बहुत सारे मामलों में ऐसा भी हुआ है कि कोर्ट कहेगा कि आप पहले जाइए और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करिए। यदि वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी नहीं सुनेंगे तब कोर्ट आपकी सुनेगा, क्योंकि आप जिस विभाग के कर्मचारी हैं तो हर विभाग में शिकायत निवारण के लिए भी कोई ना कोई पोर्टल होगा। तो पहले तो आप वहां जाइए। जब शिकायत निवारण पोर्टल से उस डिपार्टमेंट के आपकी शिकायत का निवारण नहीं होगा तब आप मेरे पास आइएगा, तब मैं सुनूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उसके लिए भी एक प्रॉपर तरीका है, आप उस प्रॉपर तरीके के आधार पर उसको चैलेंज करेंगे। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेवा शर्तों से इतर कोई आदेश जारी नहीं होगा। यदि जारी हो जाएगा तो पालन बाध्यकारी नहीं होगा, आप उसे इनकार कर सकते हैं, लेकिन वैध आदेशों को इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर वैध आदेशों का आप उल्लंघन करेंगे तो उसकी प्रकृति दंडनीय है, आपको दंडित किया जाएगा, विभागीय कार्यवाही की जाएगी। किसी भी आदेश को सामान्य तौर पर न्यायिक वाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यदि वह असमानतापूर्ण सिद्धांत पर आधारित हो, यदि मानवीय गरिमा को क्षति पहुंचाता हो, यदि सेवा शर्तों का उल्लंघन करता हो, तब एक नियत प्रक्रिया के आधार पर आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको गंतव्य से भी बताना चाहेंगे कि जैसे एक कार्यालय की हम कल्पना कर लें कि मान लीजिए ये सरकारी कार्यालय है। एक सरकारी कार्यालय में कई प्रकार के कर्मचारी कार्यरत होते हैं, ठीक है। तो क्या उस कार्यालय के सभी कर्मचारियों पर यह आदेश प्रभावी होगा या उस कार्यालय के किन कर्मचारियों पर इसका प्रभाव माना जाए और किन पर ना माना जाए? तो पहले हमें देख लें कि एक कार्यालय में सामान्य तौर पर किस तरह के अधिकारी हो सकते हैं। 3 तरह की स्थितियां मैं आपको बताता हूं कि एक उस कार्यालय के जो अस्थायी पदाधिकारी, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक उस कार्यालय के जो अस्थायी पदाधिकारी, दूसरे ऐसे हो सकते हैं कि जो उस कार्यालय में संविदा के आधार पर काम करते हो, ठीक है, संविदा पर जो वहां कर्मचारी कार्य करते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो वहां पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करते हो, ठीक है, दैनिक वेतन पर। दैनिक वेतन का मतलब आप सीधे सीधे समझिए दिहाड़ी, ठीक है, ऐसा कोई काम करते हो। तो अगर उस कार्यालय से कोई आदेश निर्गत होगा और उसमें मान लीजिए लिखा है कि कार्यालय के सभी कर्मचारियों पर प्रभावी, तो सभी कर्मचारियों का यहां सामान्य अर्थ किससे समझा जाए, ठीक है, या सभी के साथ अगर स्पष्ट कर दिया जाए ब्रैकेट में कि सभी का मतलब अस्थायी, संविदा पर और दैनिक जो भी कर रहे हैं सब पर। तो अगर सभी कर्मचारियों के साथ आप ये स्पष्ट कर दें तब तो सब पर प्रभावी होगा, और नहीं सामान्य तौर पर उसका प्रभावी किस पर होगा, ये ध्यान रखिए। ये जो कार्यालय के अस्थायी पदाधिकारी होंगे इन पर तो वह पूर्णतः प्रभावी होगा, इन पर तो वह पूर्णतः प्रभावी होगा, ये चीज ध्यान रखिए, 100%। यानी जो कार्यालय के अस्थायी पदाधिकारी हों उन पर यह पूर्णतः प्रभावी होगा। दूसरा कि जो संविदा आधारित कर्मचारी हैं इन पर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन में प्रभावी होगा। कंडीशन क्या है? जब आप किसी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर अपने कार्यालय में अपॉइंट करेंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ नियम और शर्तों का उल्लेख करेंगे कि आपको इस नियम या इस शर्त पर, इस वेतनमान पर, इस तरीके की सुविधाओं के साथ इस कार्यालय में अपॉइंट किया जाता है।
तो यानी संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के साथ आपने कुछ संविदा शर्तें तय की होगी। यदि उन संविदा शर्तों में आपने इस बात का उल्लेख कर दिया हो कि जो भी इस कार्यालय से आदेश निर्गत होगा वह भी आप पर इस कार्यालय के अस्थायी कार्मिकों की भांति प्रभावी होगा, तब तो यह संविदा कर्मचारी पर प्रभावी होगा। और यदि संविदा में आपने कोई ऐसी पूर्व शर्त नहीं रखी है तब उस पर इसका प्रभाव नहीं माना जाएगा। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए। एक टेक्निकल पॉइंट है कि कार्यालय आदेश वहां के अस्थायी पदाधिकारियों पर तो पूर्णतः प्रभावी होगा और संविदा कर्मचारियों पर वह उस दशा में प्रभावी होगा जबकि संविदा की पूर्व शर्तों के रूप में इस आशय का उल्लेख कर दिया गया हो कि इस कार्यालय से निर्गत आदेश ऐसे संविदा कर्मी पर ठीक उसी रूप में प्रभावी होंगे जिस तरीके से इस कार्यालय के अस्थायी कर्मचारियों पर उसकी प्रभावशीलता होगी। तो ये वर्डिंग उसमें कहीं डाल दी गई है तब तो यहीं पर प्रभावी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये जो दैनिक वेतन भोगी हैं इन पर वह पूरी तरीके से अप्रभावी होता है। ठीक है, प्रभावी बनाने के लिए ऐसा हो सकता है या तो आप इनके लिए कोई आदेश जारी करें या तो उस आदेश में पर्टिकुलर आप इनका उल्लेख करें, नहीं तो सामान्य तौर पर यह उनके लिए अप्रभावी होगा। तो 3 स्थितियां बन गई कि अस्थायी कर्मचारियों पर पूर्णतः प्रभावी, संविदा पर कुछ दशाओं में और दैनिक वेतन वाले पर अप्रभावी, डेली बेसिस वाले पर। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताऊं और सरकार का एक कार्यालय वो इसका व्यवहार भी करता है, आप वहां पर उसे समझें। आप एक प्राइमरी विद्यालय का उदाहरण लीजिए। ठीक है, प्राइमरी विद्यालय, वहां पर आपको 3 तरह के कर्मचारी मिलेंगे। उस प्राथमिक विद्यालय में आप देखेंगे कि पहले कर्मचारी तो वह होंगे जो वहां पर सहायक अध्यापक के रूप में एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में पोस्ट होंगे। दूसरा, वहां पर शिक्षा मित्र होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर यानी संविदा आधारित कर्मचारी के रूप में वहां पर होंगे। और तीसरा, आप देख सकते हैं कि जैसे मिड डे मील योजना में आसपास के या स्थानीय क्षेत्र से कोई एक महिला पुरुष हायर कर लेते हैं जो खाना बनाने और उसका काम करते हैं, वो वहां पर डेली बेसिस होते हैं, उनकी अपॉइंटिंग वहां पर नहीं होती है, वो आसपास के किसी व्यक्ति को दिहाड़ी स्तर पर बुला देते हैं। तो तीनों लोग वहां पर आपको मिल गए, सहायक अध्यापक के रूप में अस्थायी कर्मचारी, शिक्षा मित्र के रूप में संविदा कर्मी और खाना बनाने वाले के रूप में या साफ सफाई करने वाले के रूप में डेली बेसिस। तो अगर उसके लिए कोई आदेश आता है तो वह सहायक अध्यापक पर तो पूर्णतः प्रभावी होगा, शिक्षा मित्र पर उनकी सेवा शर्तों के या संविदा शर्तों के अनुसार प्रभावी होगा और जो खाना बनाने वाले या डेली बेसिस वाले हैं उन पर प्रभावी नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप किसी कार्यालय के भीतर ये 3 स्थितियां समझ सकते हैं और इन तीनों पर आप उनका प्रभाव क्षेत्र समझ सकते हैं। तो मोटे तौर पर आप इसको एक बार रिवाइज कर लें कि कार्यालय आदेश का उद्गम किसी सरकार के कार्यालय से शीर्ष अधिकारी के स्तर से होता है, पहली बात। इसका गंतव्य उस कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के लिए होता है। इसका संचालन सदैव ऊपर से नीचे एकायामी होगा। इसकी विषय वस्तु में अनुशासन, सेवा शर्तों, प्रमोशन, स्थानांतरण, अवनति, अवकाश, गैरहाजिरी इत्यादि से जुड़ी हुई चीजें शामिल होती हैं जिससे उस कार्यालय को भली भांति चलाया जा सके। भाषा शैली, इसकी भाषा आदेशात्मक होगी। इसकी शैली उत्तम पुरुष व एक वचन में लिखी जाएगी। जो टेक्निकल बातें हैं वह कि किसी कार्यालय के अस्थायी कर्मचारियों पर यह पूर्णतः प्रभावी होगा, संविदा कर्मचारियों पर संविदा शर्तों के अनुरूप, और जो वहां के डेली बेसिस कर्मचारी होंगे उन पर यह अप्रभावी होगा। इसको न्यायिक वैधता को चुनौती सामान्यता नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि वह मानवीय गरिमा को क्षति पहुंचाता है, सेवा शर्तों से इतर है या असमानतापूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है, तब आप उसकी न्यायिक वैधता को चुनौती दे सकते हैं। आदेश का पालन हर हाल में अनिवार्य है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, उल्लंघन करने की दशा में यह दंडनीय होगा। तो ये मोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इसकी विशेषता समझ जाएंगे और इसी आधार पर आप इसकी परिभाषा तय कर लेंगे कि कार्यालय आदेश आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें किसी एक कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र निर्गत करके वहां पर अनुशासन, सेवा शर्तों संबंधी, पदोन्नति, पदाउन्नति, अवकाश विषय
जैसे कार्य संपादित किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी एक परिभाषा भी तय कर लेंगे। अब इसका महत्व क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन, उस कार्यालय की कुशलता और उस कार्यालय द्वारा अपने दायित्व का, उसके कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्व का अनुपालन। तो इसका जो महत्व है वह अनुशासन की दृष्टि से, दायित्व का अनुपालन किए जाने की दृष्टि से, शर्तों का पालन करके सभी कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहें, काम करें, या उनके नियमन संबंधी, यानी जो रेगुलेशन है उनका, तो उनके नियमन संबंधी, जैसे छुट्टी उनकी नियमित हो या उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति उसका लेखा जोखा बना रहे, उनका ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, वेतन कटौती, ऐसी बातें वहां पर रेगुलेट रहें। तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के संबंध में जो रेगुलेशन सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए ये आवश्यक होता है। बाकी ये भी अभिलेख के रूप में होगा, अभिलेख के रूप में संरक्षित होगा। गजट में इसका प्रकाशन नहीं किया जाता है, तो कार्यालय आदेश का प्रकाशन वो गजट में नहीं होगा या उस कार्यालय से इतर कहीं प्रभावी नहीं होगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों से दायित्व अनुपालन करवाने की दृष्टि से इस प्रकार का आदेश एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आप कह सकते हैं कि एक अभिलेखीय इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आधार पर वो कार्यालय को अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं और चलाते हैं। तो ये उसका महत्व हो गया। तो मुझे आशा है कि कार्यालय आदेश और उसकी बातें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। अब हम लोग जरा थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ये जो दूसरा पार्ट हमने लिखा है कार्यालय ज्ञाप का, कार्यालय ज्ञाप क्या होता है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कार्यालय ज्ञाप का उद्गम कहां से होगा। इसी पैटर्न पर हम लोग इसको भी समझते हैं कि कार्यालय ज्ञाप का उद्गम कहां से होगा। तो कार्यालय ज्ञाप का उद्गम सदैव उस कार्यालय के नियत प्राधिकारी द्वारा होगा। मैंने आपको बताया था कि हर कार्यालय में पत्र को भेजने के लिए या किसी प्रकार का लेटर जारी करने के लिए एक व्यक्ति को, जो उस कार्यालय का कर्मचारी होता है, उसको नियत कर दिया जाता है। तो इसका उद्गम कहां से होगा? होगा तो कार्यालय से ही, लेकिन उस कार्यालय के नियत प्राधिकारी के स्तर से होगा। यहां देखिए, कार्यालय से हो रहा है लेकिन शीर्ष प्राधिकारी के स्तर पर। दोनों का अंतर समझिए, समानता। दोनों का उद्गम सरकारी कार्यालय से हो रहा है। देखिए, यहां भी कार्यालय, यहां भी कार्यालय, तो दोनों का उद्गम और अंतर मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा कि समानता क्या है और अंतर क्या है। तो इसका भी उद्गम शासकीय कार्यालय से, इसका भी उद्गम शासकीय कार्यालय से, इस आधार पर दोनों में समानता। लेकिन इस बिंदु पर देखिए, इसका उद्गम नियत प्राधिकारी से है और इसका शीर्ष प्राधिकारी से है, तो दोनों में इस बात पर अंतर हो गया। दूसरी बात कि गंतव्य कहां होगा, तो इसका गंतव्य आपने पढ़ा कि कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारी तक, लेकिन जब हम इसका गंतव्य पढ़ते हैं तो यह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक, यानी हम कह सकते हैं कि दो कार्यालयों के मध्य, एक कंडीशन तो ये है, दो अधिकारियों के मध्य, ये दूसरी कंडीशन है कि दो अधिकारियों के मध्य, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कि कार्यालय से किसी अशासकीय व्यक्ति, यहां पर ध्यान रखिए, किसी अशासकीय व्यक्ति। अब इस बिंदु पर देखिए, इसका गंतव्य सीमित हो जाता है क्योंकि यह एक कार्यालय में है और उस कार्यालय के भी अधीनस्थ कर्मचारियों पर है, सब पर नहीं है। जहां से जारी होगा उसके नीचे के कर्मचारियों पर प्रभावी होगा। लेकिन कार्यालय ज्ञाप वास्तव में दो कार्यालयों के मध्य भी सूचना के आदान प्रदान के लिए हो सकता है। दो से अधिक अधिकारियों के मध्य, यानी दो या दो से अधिक अधिकारियों के मध्य भी इसका परिचालन हो सकता है। और कार्यालय के बाहर किसी अशासकीय व्यक्ति को भी। क्यों? इसका कारण जान लीजिए। ज्ञाप का मतलब होता है, ये जो ज्ञा शब्द है, पर्टिकुलर इस शब्द की हम बात करेंगे, ये ज्ञा शब्द वास्तव में किसी प्रकार की सूचना या ज्ञान या जानकारी पर आधारित है। इस शब्द से जो बात शो होती है वो कोई सूचना या कोई ज्ञान, ये शो होता है। तो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सूचना प्रोवाइड करवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब सूचना दो कार्यालयों के मध्य भी हो सकती है, दो अधिकारियों के मध्य हो सकती है, या किसी कार्यालय से किसी पब्लिक के व्यक्ति को
इसका दायरा केवल शासन के भीतर था, शासन में भी एक कार्यालय के भीतर था, लेकिन यह शासन से बाहर भी पब्लिक के साथ। तो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अर्धशासकीय पत्र भी वह शासन से किसी पब्लिक के व्यक्ति को भेजा जा सकता है, और उसी क्रम में ये दूसरा लेटर है कार्यालय ज्ञापन जो शासन से किसी बाहर पब्लिक के व्यक्ति को भेजा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ लीजिए आरटीआई, सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप जो सूचना मांगते हैं किसी कार्यालय से, वह कार्यालय ज्ञापन के ही थ्रू आपको दी जाती है। तो देने वाला यहाँ पर सरकार का कार्यालय हो गया, लेकिन पाने वाला अशासकीय व्यक्ति हो गया। तो यह भी सरकार और पब्लिक के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संपर्क की एक रीढ़ है। तो इस आधार पर आप यह इसका समझ सकते हैं कि उद्गम वह सदैव कार्यालय होगा, लेकिन प्राप्तकर्ता इसके कई हो सकते हैं। इसका विषय क्या हो सकता है, यहाँ पर अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका विषय क्या हो सकता है। तो इसका विषय सदैव कार्यालय से जुड़ी हुई कोई सूचना हो सकती है। कार्यालय से जुड़ी सूचना वो सदैव इसका विषय हो सकता है, यानी जिस कार्यालय से यह पत्र निर्गत किया गया है उस कार्यालय से जुड़ी हुई कोई सूचना ही इसकी विषय वस्तु हो सकती है। यानी इस प्रकार की सूचना कब किसी को देनी होती है, दो स्थितियां हैं, या तो कोई व्यक्ति या तो कोई कार्यालय आपके कार्यालय से इस प्रकार की सूचना मांगे, तो जब वह मांगेगा तो उस अपेक्षा के क्रम में इस सूचना को देना होगा। दूसरी स्थिति, या तो सूचना देना नियमित तौर पर आपका दायित्व, ठीक है। जैसे बहुत बार आप देखते हैं कि बहुत सारे पदों में या कार्यालयों के साथ एक बात जुड़ी होती है कि मासिक स्तर पर, वार्षिक स्तर पर, साप्ताहिक स्तर पर उन्हें वह सूचना किसी प्रभारी अधिकारी को प्रोवाइड करवानी होती है। वो एक आदेश जारी कर दिया जाता है कि मासिक स्तर पर इसकी सूचना उस अधिकारी को दी जाए या साप्ताहिक स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए। तब ऐसी सूचना जो दी जाएगी वह किस रूप में दी जाएगी, नियमित। अब वो साप्ताहिक है तो हर सप्ताह दी जाएगी। तो सप्ताह की जो गतिविधियां होंगी उसके संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन के पैटर्न पर लेटर बनेगा, उसको भेज दिया जाएगा। किस लिए, सूचना देने के लिए। दूसरा, आरटीआई आपने डाला है। जब से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावी हुआ है, तब से मैं कहूंगा कि एक कार्यालय के भीतर सबसे ज्यादा कार्यालय ज्ञापन का प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी आरटीआई आती हैं, उनका जवाब इसी कार्यालय ज्ञापन के ही रूप में जाता है। तो यहाँ पर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कार्यालय से जुड़ी हुई कोई सूचना वो उसमें दी जाती है। अब कार्यालय में भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जिसमें उस कार्यालय की ऐसी सूचना जिससे कार्यालय की गोपनीयता ना प्रभावित हो, जिससे उस कार्यालय को कोई क्षति ना हो, या जो देने के लिए विहित ना हो, यानी जिसे देने के लिए अधिकृत ना किया गया हो, तो ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती है। तो जैसे आरटीआई में कुछ सेक्शन है, कभी कभी आप पढ़ते होंगे कि आरटीआई की धारा 81J के अंतर्गत सूचना का संबंध तृतीय पक्ष से होने के कारण सूचना अदेय, तो वो उसका प्रोविजन है। यानी किसी सूचना के संबंध में यदि कोई प्रोविजन किया गया है तो उसको लागू करते हुए ही सूचना आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इसमें सुरक्षा मामले, गोपनीय बातें, कार्यालय से जुड़ी हुई अन्य कोई बात वो नहीं भी दी जा सकती है, ठीक है। और ना देने का समुचित कारण बताया जा सकता है कि इस कारण से आपको सूचना नहीं उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन सामान्य दशाओं में ये सूचना आपको देनी होगी। इस पत्र का संचालन कैसा होगा, ये ध्यान रखिए। इस पत्र का जो संचालन होगा वो कैसे होगा, तो इस पत्र का संचालन एक आयामी भी हो सकता है और द्विआयामी भी हो सकता है, यानी एक आयामी भी होगा और द्विआयामी भी होगा। अब दोनों किस कंडीशन में होगा ये जरा ध्यान रखिए। अगर दो कार्यालयों के मध्य है तो ये सूचना ले भी सकता है और सूचना दे भी सकता है, यानी कार्यालय ज्ञापन जो होगा उसकी सूचना वह ले भी सकता है कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, और दूसरे कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दे भी सकता है। तो वहां पर तो ये द्विआयामी हो जाएगा। लेकिन जब यह कार्यालय से किसी अशासकीय व्यक्ति के लिए होगा, तो अशासकीय व्यक्ति यदि अपना प्रत्युत्तर देना चाहिए, ठीक है, तो प्रत्युत्तर देने के लिए वह सामान्य पत्र का उपयोग करेगा, क्योंकि यह कार्यालय नहीं है, कार्यालय ही ज्ञापन दे सकता है, कोई शासकीय व्यक्ति, कोई अशासकीय व्यक्ति नहीं दे सकता है। तो ऐसे में अगर पर्टिकुलर इस चैनल पर हम देखें तो कार्यालय तो इसको भेज देगा, यहां पर यह एक आयामी हो जाएगा,
लेकिन अशासकीय व्यक्ति कार्यालय को नहीं भेज पाएगा। तो ऐसे में यह एक आयामी भी हो सकता है और द्विआयामी भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। इसकी भाषा कैसी होगी और इसकी शैली कैसी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी जो भाषा होगी वो चूंकि सूचना हमको प्रोवाइड करवानी है और सूचना देना मेरा दायित्व है, तो वास्तव में मैं यहाँ अपने दायित्व का अनुपालन कर रहा हूँ, इसलिए सूचना वो व्यक्तिगत बिहाफ पर हम नहीं देंगे, ठीक है, हम कार्यालय के बिहाफ पर देंगे या अपने पद के बिहाफ पर देंगे। तो जब हम कोई काम कार्यालय या पद के बिहाफ पर कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, एज ए थर्ड पार्टी कर रहे हैं। करता तो हम हैं, लेकिन उस कार्य से मेरा संबंध बस केवल देने के लिए है, उस कार्य में और मेरी कोई प्रभावशीलता नहीं है। तो जब हम कार्यालय के बिहाफ पर कोई सूचना देंगे तब जाहिर सी बात है कि इसकी भाषा कैसी हो जाएगी, तटस्थ हो जाएगी और पूरी तरीके से इसकी भाषा औपचारिक हो जाएगी, ठीक है। तो तटस्थ व औपचारिक भाषा में लिखा जाएगा और शैली कैसी हो जाएगी, अन्य पुरुष की हो जाएगी। मैंने आपको कहा भी था कि जहां उत्तम पुरुष की शैली हो, ठीक है, वहां पर यह ध्यान रखिएगा कि जहां पर व्यक्तिगत संलिप्तता होगी शैली उत्तम पुरुष की हो जाएगी, और जहां पर तटस्थ भाव आ जाएगा वहां शैली अन्य पुरुष की हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाएगा, तटस्थ भाव से लिखा जाएगा, जबकि आदेश आप उल्टा है, देख सकते हैं। 2-3 बिंदुओं पर और चर्चा करते हैं कि कार्यालय ज्ञाप से जो सूचना दी गई क्या उसका अनुपालन बाध्यकारी है। जैसे आपने आदेश में देखा था कि आदेश अगर जारी हो जाए तो उसका अनुपालन बाध्यकारी है, लेकिन कार्यालय ज्ञाप का अनुपालन बाध्यकारी नहीं है। इसकी सूचना का पालन करना स्वैच्छिक है, आप मन करे तो उसका पालन करिए और मन करे तो ना करिए। जैसे उदाहरण समझिए कि आपने आरटीआई डाली और आरटीआई के जवाब में आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक आरटीआई डाली कि मैं इस परीक्षा का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करा दिया जाए, मैं अवलोकन करना चाहता हूं। आपने आरटीआई डाल दी, वहां से आपको एक कार्यालय ज्ञाप आ गया कि ठीक है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के लिए इस दिनांक को इतने बजे आयोग की गेट संख्या इतने पर उपस्थित हो, ये आपको उत्तर आ गया। अब आपका मन करे तो आप उस दिन जाएं और मन करे तो ना जाएं, जाके अवलोकन करना या ना करना ये आपकी इच्छा पर है। यानी इसका पालन किस पर हो गया, जो प्राप्त करता है, जो प्रेषिती है। तो पालन इसका पूरी तरीके से प्रेषिती पर हो गया, यह बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक है। और जब बाध्यकारी नहीं है तो उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और जब उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है तो दंडनीय भी नहीं होगा। इसलिए कार्यालय ज्ञाप का पालन प्रेषिती की इच्छा पर निर्भर करता है, यह स्वैच्छिक है, उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है। और जब उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है तब यहाँ पर दंड की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिए कि यह ना तो दंडनीय है, न इसके उल्लंघन का कोई प्रश्न है, पालन इसका वह पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। आदेश से इस बात में भिन्नता है, आदेश का पालन स्वैच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर दंड होगा, प्रकृति दंडनीय है, इसकी प्रकृति अदंडनीय है, दंड का कोई प्रावधान ही नहीं, इसका पालन स्वैच्छिक है। तो इन दोनों पर दोनों में अंतर आ जाता है। क्या कार्यालय ज्ञाप को न्यायालय में वाद का विषय बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कार्यालय ज्ञाप में दी गई किसी भी सूचना को न्यायिक वाद का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, अगर कोई केस चल रहा हो तो उसमें एक सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में आप जरूर इसका उपयोग कर सकती हैं। उसमें जो तथ्य या सूचनाएं दी गई हों तो किसी प्रकरण या किसी वाद के संबंध में आप न्यायिक चुनौती के उस क्रम में एक सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में आप जरूर कार्यालय ज्ञाप की सूचनाओं को न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर आप ये ध्यान रखिए कि कार्यालय ज्ञाप को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, दोनों में कई बातों पर अंतर है और कई बातों पर समानता है। अच्छा, एक बात और, कार्यालय ज्ञाप का महत्व क्या है या फिर इसकी परिभाषा, जरा ये 2 पॉइंट रख लिया जाए। तो इसकी परिभाषा जब हम तय करेंगे तो हम सीधा कहेंगे कि कार्यालय ज्ञाप किसी शासकीय कार्यालय से उद्गमित वह पत्र होता है जिसमें किसी अपेक्षित सूचना को ऐसे व्यक्ति को जिसने उस सूचना को प्राप्त करना चाहा हो, उस व्यक्ति को वह वांछित सूचना इस पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। यानी कार्यालय ज्ञाप शासकीय आलेखन में पत्र का वह रूप है जिससे कोई कार्यालय किसी वांछित सूचना को संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। सीधी सी बात है, इसकी परिभाषा हो गई। महत्व क्या है?
कार्यालय में सूचनाओं को प्रदान करने के लिए, दो कार्यालयों के मध्य सूचना अंतरण के लिए, दो पदाधिकारियों के मध्य या कार्यालय से बाहर के किसी व्यक्ति के मध्य सूचना अंतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन जितनी सटीक हो, इंफॉर्मेशन जितनी तेजी से मिले, उतनी ही ज्यादा क्रियाशीलता, गतिशीलता बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक क्रियाशीलता के लिए, प्रशासनिक गतिशीलता के लिए, सूचनाओं के पुष्ट रूप में संप्रेषण के लिए इस पत्र का विशेष महत्व है। पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच इंटर रिलेशन के रूप में, अंतर संपर्क के रूप में यह पत्र भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो इस आधार पर आप इसका महत्व भी तय कर सकते हैं। अब इन दोनों पत्रों के बीच समानता के भी कुछ बिंदु हैं, जैसे दोनों का उद्गम किसी कार्यालय से होगा, यह बात महत्वपूर्ण है। दोनों के द्वारा शासन के ही किसी सूचना या कार्य व्यवहार को संपादित किया जाएगा, यानी शासन के कार्य से ही दोनों का संबंध होगा। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों पत्र प्रशासनिक गतिशीलता का मुख्य आधार है। दोनों पत्रों द्वारा प्रशासनिक क्रियाशीलता या गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऐसे 2-3 पॉइंट है जिन पर ये समान है। अंतर के मामले में भी आप देखेंगे तो इसका उद्गम शीर्ष अधिकारी से है, इसका उद्गम नियत अधिकारी से है। इसका गंतव्य केवल कार्यालय, उसी कार्यालय के भीतर अधीनस्थ पर है, और इसका गंतव्य दो कार्यालयों के मध्य या दो पदाधिकारियों के मध्य, कार्यालय के बाहर भी है, पब्लिक के बीच भी है। तो गंतव्य का दायरा इसका बड़ा हो जाता है। इसका संचालन केवल 1 वे है, ये 1 वे या 2 वे दोनों स्थितियों में है। इसकी विषय वस्तु में अनुशासन या सेवा शर्तों का पालन यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें केवल सूचना को प्रोवाइड करवाना है, इंफॉर्मेशन है केवल। इसकी भाषा आदेशात्मक उत्तम पुरुष एक वचन है। इसकी भाषा तटस्थ औपचारिक अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। ठीक है। कार्यालय आदेश को कुछ परिस्थितियों में न्यायिकवाद का विषय बनाया जा सकता है। कार्यालय ज्ञाप को न्यायिकवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है। बहुत करेंगे तो ये केवल सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है। इस आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। कार्यालय आदेश, इसकी प्रकृति ज्यादा हार्ड होती है, यानी यह दंडनीय प्रकृति का होता है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसका पालन स्वैच्छिक होता है, इसमें दंड या उल्लंघन जैसी कोई बात शामिल नहीं होती है। तो ऐसी स्थितियों में इन दोनों पर आप देख सकते हैं पर्याप्त अंतर भी होता है। अब दोनों का प्रारूप क्या होता है और प्रारूप की टेक्निकल बातें क्या होती है। तो इन दोनों का प्रारूप बहुत ही आसान होता है और बहुत सारी चीजें उसमें सिमिलर है। केवल 1-2 पॉइंट पर ही अंतर है, और वो पॉइंट हम आप यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे बनेगी। तो आइए जरा इसकी फॉर्मेटिंग एक बार देखते हैं कि दोनों की फॉर्मेटिंग कैसे बनती है। दोनों की मैं साथ फॉर्मेटिंग बना रहा हूं। जहां पर अंतर है वो भी इंडिकेट करूंगा और समानता है वो भी आप समझे रहिए। दोनों में ये मान लीजिए कि एक पेज ए है, दूसरा पेज ए है, तो किसी पेज का जो सेंटर होगा ये भाग, दोनों में, यहां भी और यहां भी, दोनों पत्रों में सबसे ऊपर जो वहां का केंद्रीय हिस्सा होगा, वहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस विभाग का नाम लिखते हैं, और उसके नीचे अनुभाग अगर कोई है तो उसका नाम लिखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हमें विभाग का नाम लिखना है, ये ध्यान रखिए, कामा वामा नहीं लगाना है। ठीक है, कामा वगैरह नहीं लगाना है, सिंपली रूप से लिख देना विभाग का नाम। और अगर कोई यहां पर अनुभाग वगैरह भी है तो अनुभाग का भी नाम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, सेम यही कार्यवाही यहां भी करेंगे। यहां भी अगर कोई विभाग है तो जहां से वह पत्र निर्गत होगा उस कार्यालय से, और जो अनुभाग है उसका भी नाम हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो एक बात तो इंपॉर्टेंट ही हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब हम इसमें आदेश लिखते हैं तो सामान्य रूप से यहां पर भी हम आदेश ना लिखकर केवल संख्या लिखते हैं और पत्र संख्या डाल देते हैं। जब हम ज्ञाप लिखते हैं तो यहां भी हम केवल संख्या लिखते हैं और यहां भी हम संख्या डाल देते हैं। ठीक है, दोनों में अगर स्थान और दिनांक डालना है तो इसमें भी हम दिनांक डाल देंगे, यहां पर स्थान डाल देंगे। इसमें भी सेम कार्यवाही होगी, यहां पर दिनांक डाल देंगे और यहां पर स्थान डाल देंगे।
तो आप ये देखिए कि इतने में क्या दोनों में कोई अंतर समझ में आ रहा है? नहीं, कोई अंतर है भी नहीं दोनों में। ठीक है, जो सेम कार्यवाही यहां करनी है वही सेम कार्यवाही आपको यहां करनी है। इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़कर यहां हम लिख देते हैं कार्यालय आदेश, और यहां पर हम लिख देते हैं कार्यालय ज्ञात, कार्यालय ज्ञात। यहां पर एक बात समझ लीजिए, कभी कभी यहां पर केवल आदेश लिखा होता है और कभी कभी कार्यालय आदेश लिखा होता है। ठीक उसी तरह यहां पर कभी कभी ज्ञाप लिखा होता है और कभी कभी कार्यालय ज्ञाप लिखा होता है। तो इसको कोई बहुत इशू बनाने का विषय नहीं है कि किसी में ज्ञाप लिखा था और किसी में कार्यालय ज्ञाप लिखा था, बात एक ही। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है दोनों में ये अंडरलाइन कर दिया जाए, यहां भी, और हो सकता है किसी में अंडरलाइन ना भी किया गया। तो ये कोई विषय नहीं है कि इसको अंडरलाइन आपने किया कि नहीं किया। ठीक है, आप चाहे तो अंडरलाइन कर दें, चाहे तो ना करें, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब दोनों को हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप आ जाइए जहां से आप सामान्य पैराग्राफ शुरू करते हैं, दोनों में यहां से आ जाइए जो सामान्य पैराग्राफ शुरू करते हैं। जो कार्यालय ज्ञाप है यहां पर हम सीधे सीधे शुरू करते हैं, जिसके नाम वह लिखना हो, श्री मान लीजिए, को सीधे सीधे आदेशित किया जाता है कि, जब आप प्रारूप बनाएं तो इस भाषा का उल्लेख करें, आदेशित किया जाता है कि। ठीक है, पहली लाइन इसकी ये हो गई, श्री को आदेशित किया जाता है कि। यहां की पहली लाइन क्या होगी? यहां की पहली लाइन, इसमें एक पर्टिकुलर शब्द आता है, जैसे आपने शासकीय पत्र में निदेश शब्द देखा था, वैसे इसके लिए भी एक पर्टिकुलर शब्द आता है, और वह शब्द क्या है? अधो हस्ताक्षरी। यहां पर ध्यान रखिएगा, अधो हस्ताक्षरी। अर्थ भी जान लीजिए, हिंदी में अधो का मतलब होता है नीचे और हस्ताक्षरी का मतलब होता है जिसने हस्ताक्षर किया। तो जिसने नीचे हस्ताक्षर किया हो उसके बिहाफ पर यह सूचना दी जा रही। तो अधो हस्ताक्षरी द्वारा सूच्य है कि, सूच्य है कि। देखिए दोनों की वर्डिंग में अंतर है। श्री कखा को आदेशित किया जाता है कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा सूच्य है कि। इतने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी भाषा आदेशात्मक शैली में है और इसकी भाषा तटस्थ भाव से, अधो हस्ताक्षरी द्वारा सूच्य है कि। ठीक है, तो इसकी भाषा तटस्थ हो गई और इसकी आदेशात्मक हो गई। जो कुछ आपको लिखना है वो आप यहां पर आइए और इस तरीके से आप अपनी बात यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने ये बात यहां पर कह दी, यहां भी जो कुछ आपको कहना है वो आप आ जाइए और इस तरीके से आप अपनी बात यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों कार्यवाही हो गई। ठीक है, भाषा दोनों की सधी हुई होती है, सटीक होती है, तो अनर्गल इधर उधर की कोई बात नहीं। अगर आप सेकंड पैरा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप सेकंड पैरा भी यहां से इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें भी अगर आप सेकंड पैरा बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब हम कोई सेकंड पैरा या थर्ड पैरा बनाएंगे तो फर्स्ट पैरा में कभी पैरा संख्या नहीं डालेंगे, लेकिन सेकंड पैरा से आगे हम जो भी लिखेंगे उसमें हम पैरा संख्या डालेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका दोनों पत्र पूरा हो गया, इसकी मुख्य विषय वस्तु पूरी हो गई। अब इसमें भी नीचे कोई औपचारिकता नहीं है, इसमें भी नीचे कोई औपचारिकता नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, यहां आज्ञा से भी नहीं लिखते हैं। चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन कभी कभी इसमें आज्ञा से नहीं लिखते। अब ध्यान रखिएगा, एक कंफ्यूजन होगा कि प्रतिलिपि वाली जो आज्ञा से आपने लिखी थी और ये जो आज्ञा से है इसमें क्या अंतर है। तो कार्यालय आदेश जब जारी किया जाएगा तो सदैव ऑर्डर होगा, इसलिए इसमें भौदीय या भौनिष्ठ की जगह आज्ञा से लिखा जाएगा। तो ये आज्ञा से शब्द यहां लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है, दोनों ही स्थितियां हैं। लेकिन जो ज्ञाप है इसमें भौदीय शब्द का व्यवहार होगा। तो इसमें मान लीजिए कि यहां पर हम लिख देते हैं भौदीय और यहां पर हस्ताक्षर के लिए जगह बनाएंगे। लघु कोष्ठक में जो प्रेषक होगा उसका नाम लिख देंगे और यहां पर उसका पदनाम लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए कि कार्यालय ज्ञाप में आपने क्या किया, भौदीय, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम सीधे सीधे हस्ताक्षर के लिए जगह बना दें, लघु कोष्ठक में नाम लिख दें, नाम लिख दें लघु कोष्ठक में, और यहां पर सीधे सीधे पद लिख दें।
देखिए यहां पर चाहे तो आज्ञा से लिख दें, लेकिन लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए आप उसको छोड़ ही दीजिए। यहां पर सीधे हस्ताक्षर के लिए जगह बनाइए, नाम पदनाम हो गया। यहां पर भौतिक लिखकर हस्ताक्षर के लिए जगह बनाइए, नाम पदनाम लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कार्यवाही आपकी पूरी हो गई। लेकिन एक अंतर और है। वो अंतर क्या है कि कार्यालय आदेश चूंकि उसी कार्यालय में है, इसलिए जिस व्यक्ति के लिए आदेश किया गया है वो जनरली उसको मान लेता है, उसमें प्रेषिति का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। यानी आदेश में प्रेषिति का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी प्रेषिति का उल्लेख नहीं होगा। यदि जिस व्यक्ति के लिए आदेश जारी किया गया हो उसको देना हो तो प्रतिलिपि के माध्यम से उसे दिया जा सकता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि श्री काखा गा को इसकी एक कॉपी देना था, तो यहां से हम प्रतिलिपि की कार्यवाही कर देते और काखा गा को एक कॉपी प्रतिलिपि के माध्यम से रिसीव करवा देते। लेकिन प्रेषिति का कॉलम कहीं भी इसमें नहीं होगा। लेकिन जब आप ज्ञाप लिखेंगे तो इसको आप कहीं ना कहीं भेजेंगे, इसलिए यहां पर प्रेषिति का कॉलम होगा। ठीक है, अब प्रेषिति का कॉलम कहां बनेगा और कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए अर्धशासकीय पत्र को। और अर्धशासकीय पत्र में जहां प्रेषिति का कॉलम बना था वहीं पर इसका भी बनेगा। तो कहां बना था, ये लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन के नीचे बाएं पार्श्व पर आ जाइए और यहीं से जो प्रेषिति हो उनका नाम लिखकर ये इस तरीके से और उनका पदनाम वगैरह यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन के ठीक नीचे बाएं पार्श्व पर आ जाइए और उसके नीचे जो प्रेषिति हो उनका नाम उल्लेख कर दीजिए। तो एक अंतर कि कार्यालय आदेश में प्रेषिति का उल्लेख नहीं होगा। यदि जिसके लिए आदेश किया गया हो उसको देना जरूरी हो तो प्रतिलिपि के माध्यम से उसको कॉपी रिसीव करवाई जा सकती है। लेकिन यहां पर कार्यालय ज्ञाप जब जारी किया जाएगा तो अनिवार्य रूप से प्रेषिति का उल्लेख यहां पर किया जाएगा। तो ये बात आप विशेष रूप से इसमें ध्यान रखें। दोनों की फॉर्मेटिंग में कहां कहां अंतर है, देखिए एक अंतर तो यह है कि यहां आदेश लिखा है, यहां ज्ञाप लिखा है। दूसरा अंतर है कि यहां आदेशित किया लिखा है, यहां अधो हस्ताक्षरी लिखा है। तीसरा अंतर है कि यहां भौतिक लिखा है और यहां कुछ नहीं लिखा है, यह अंतर है। चौथा अंतर है कि इसमें प्रेषिति का कॉलम बनाया गया है और इसमें कोई प्रेषिति का उल्लेख नहीं है। तो फॉर्मेट में जो अंतर है, अब अगर आपको एक फॉर्मेट या दोनों इसमें से याद है तो कितना आसान है। सबसे ऊपर आप विभाग का नाम लिख दीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ठीक है, सीधे सीधे विभाग का नाम लिखिए, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। अनुभाग संख्या 5, कोई एक पत्र संख्या डाल दीजिए, दिनांक स्थान डाल दीजिए, कार्यालय ज्ञाप डाल दीजिए, अधो हस्ताक्षरी द्वारा सूच्य है कि जो सूचना हो वो डाल दीजिए। यहाँ पर भौतिक हस्ताक्षर कर दीजिए, नाम पदनाम लिख दीजिए, यहाँ पर जिसको देना है उसका नाम पदनाम लिख दीजिए या जिसकी भी उसका पता हो। इसमें क्या करना है, विभाग का नाम लिखिए, अनुभाग का नाम लिखिए, संख्या दिनांक स्थान लिखिए, कार्यालय आदेश लिखिए, जिसको आदेशित करना है सीधे वो बात लिखिए जो ऑर्डर है, और इसके साथ ही यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए, नाम पदनाम लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। अगर भेजना है तो प्रतिलिपि दे दीजिए उसको। ठीक है, नहीं तो सामान्य रूप से कार्यालय में प्रभावी मान ली जाएगी। एक चीज और ध्यान रखिए, कभी कभी जिस संबंध में आदेश हो, कभी कभी इन केस रेगुलर नहीं, जिस संबंध में आदेश हो, जैसे पदोन्नति में है, वेतन कटौती का है, ठीक है, या अवकाश का है, तो कभी कभी यहाँ लिख देते हैं कि जैसे कार्यालय आदेश और यहाँ पर हमने छोटा सा लिख दिया अवकाश। यहाँ पर ध्यान रखिए ये। तो कभी कभी ऐसा करते हैं कि कार्यालय आदेश के नीचे जिस संबंध में आदेश है उसका उल्लेख वहां पर कर देते हैं, जैसे वेतन कटौती, स्थानांतरण, अवकाश। ठीक है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जाता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब आप एग्जाम में प्रारूप बनाइएगा तो करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे वहां पर मत करिए, उस उलझन में आप मत पड़िए। ठीक है, दूसरी चीज कि कई बार कई सारे लोग बहुत छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, तो मैं जब आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी जो भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं वो लेक्चर में समाहित कर दूँ और उस आधार पर मैं एक सिलसिलेवार ढंग से आपको जानकारी दूँ। मुझे लगता है कि कई बार लेक्चर ध्यान से ना सुनने के कारण या गंभीरतापूर्वक सारी बातों को नोट ना करने के कारण आपके मन में कन्फ्यूजन बना रहता है और जो बात बताई गई है आप उसी से जुड़ा हुआ सवाल फिर पूछते हैं, जबकि उसका उत्तर वो लेक्चर में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जब भी पढ़ने बैठिए, मैंने पहले भी कहा है, कॉपी पेन लेकर बैठिए,
लेक्चर सुनते समय महत्वपूर्ण बातों को पॉइंट आउट करते जाइए। फिर उसके बाद जब कोई सवाल बचता है तब आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन उन्हीं सवालों को मत लिखिए जिनका उत्तर ऑलरेडी लेक्चर में आपके मौजूद है। तो आप थोड़ी सी गंभीरता दिखाएं तो इस कार्यक्रम से आप ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे। इसमें प्रतिलिपि भेजने की जो कार्यवाही है उसकी चर्चा फिर किसी दिन जब हम आपको कार्यालय आदेश लिखाएंगे तो कर देंगे, या जो आपका नोट्स वीडियो के साथ आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड होगा, उसमें नोट्स में तमाम सारे एग्जाम्पल होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो उस आधार पर आप अपना अभ्यास जारी रखिए। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको रेलिवेंट रूप से और देना चाहूँगा कि जैसे आपने कभी बरसात देखी होगी तो ऊपर बादलों की जिम्मेदारी है कि वो धरती पर पानी दे, तो ऊपर से पानी आता है, धरती पर गिरता है। अब धरती पर कितना भी पानी गिर जाए वो किसी वृक्ष को तब तक लाभ नहीं पहुंचा सकता है जबकि उसकी जड़ें, उसका जाइलम फ्लोएम सक्रिय होकर उस पानी का अवशोषण ना करे अपनी रूट्स के द्वारा और उसको उस वृक्ष के कोशिकाओं तक पहुंचाए ना। क्या ऐसा संभव है कि पानी बरसता रहे और वृक्ष कोई कार्य ना करे और वृक्ष की कोशिका तक पानी पहुंच जाए? क्या ऐसा संभव है? यह असंभव है। तो इसलिए एक टीचर उस बादल की तरह आपको पानी दे तो सकता है, ज्ञान का जल जानकारी दे तो सकता है, लेकिन वह आपके लिए या छात्र रूपी पौधे के लिए लाभकारी तब तक नहीं होगी जब तक आप अपना दिमाग खोलकर, आप अपने ज्ञान चक्षु खोलकर उसको समझने का प्रयत्न ना करें, बहुत चेष्टा पूर्वक आप उसको ग्रहण ना करें, बार बार उसको चिंतन मनन के क्रम में लाएं ना और उससे कुछ सीखने की कोशिश ना करें। तब तक चाहे जितना अच्छा टीचर हो, चाहे जितनी अच्छी किताब हो और चाहे जितनी अच्छी सुविधा हो, आपको रातों रात कोई भी व्यक्ति न तो टैलेंटेड बना सकता है और न ही ज्ञानवान बना सकता है। मैं मानता हूं कि टीचर की जिम्मेदारी 10% है, विद्यार्थी की जिम्मेदारी 90% है। हम तो पढ़ा के अपना काम खत्म कर दिए, लेकिन अब उस पढ़ाई से आपको कितना लाभ लेना है, कितना उस पर चिंतन मनन करना है, हमारी जिम्मेदारी यहाँ खत्म और यहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू। तो इसलिए आप ऐसा कोई व्यवहार मत करिए कि आप अपना समय भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण या अन्य मनस्कता के कारण आपको लाभ ना मिले। सचेष्ट होकर आप पूरी तरीके से प्रयत्न करिए, पूरी ऊर्जा के साथ करिए। तो ऐसा कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। अब ये लेटर राइटिंग या गद्यखंड या कोई भी विषय वो इतना दुरूह नहीं है कि आप उसे समझ ना सकें और उससे परीक्षा में लिख कर आप एक अच्छी नौकरी या अच्छा रोजगार अपने लिए प्राप्त ना कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझेंगे और इस तरह के कार्यक्रमों से लाभान्वित होंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।